दोस्तों नमस्कार। एक नैरेटिव बनाया गया, उस नैरेटिव के आसरे पूरे देश में यह मैसेज चला गया, मौजूदा मोदी सरकार को कोई हरा नहीं सकता है। और 2024 के बाद तो हर राज्य के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली, यानी दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत नहीं सकती है। यह ऐसा नैरेटिव था जिसकी कमान देश के गृहमंत्री अमित शाह के हाथों में है, इसका जिक्र भी बार बार हुआ। यानी वो सरकार जो चुनाव हारेगी ही नहीं तो फिर उसे खौफ किस बात का होगा, उसे डर किस बात का होगा, क्योंकि सारे पर्दे हट चुके हैं और खुले आसमान तले इस देश की राजनीति जब रेंगती है तो यह मैसेज पार्लियामेंट तक चला जाता है कि कुछ भी कर लीजिए, देश के गृहमंत्री पार्लियामेंट में जवाब देने नहीं आएंगे। 2 दिनों तक संसद नहीं चली कि गृहमंत्री को जवाब देना चाहिए, पैलेट गन क्यों चली। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसकी जांच अलग से होनी चाहिए। बिहार में AK-47 निकल गई एक झटके में, उस पुलिस वाले को हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया जिसके हाथ में AK-47 थी। और माजरा उसके बाद यह चल पड़ा, इस देश के 4 बड़े राज्यों के 4 बड़े ताकतवर मुख्यमंत्रियों को सीधा निर्देश गया, खबरदार, अब आप कोई कार्रवाई किसी भी छात्र के खिलाफ नहीं करेंगे। ताकतवर मुख्यमंत्रियों में हेमंत बिस्वा शर्मा भी आते हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, जहां पर इस देश के सबसे ताकतवर पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, केस दर्ज हो ही जाता है, चाहे वो पवन खेड़ा हो, चाहे गुजरात के विधायक हो। अगर वो खिलाफ गए दिल्ली की सत्ता के तो फिर केस दर्ज असम में होगा। उसी असम के मुख्यमंत्री को कह दिया गया, खबरदार, अब आप कोई केस दर्ज छात्रों को लेकर नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहचान ही है, ताकत के आसरे चलते हैं, सुरक्षा कर्मियों को पूरे पावर दिए जा चुके हैं और उस पावर के आसरे जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना था वो बन चुका है, लेकिन निर्देश उन्हें भी दिए गए, खबरदार, छात्रों के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं होगी और आप कोई कानूनी कार्रवाई की दिशा में नहीं बढ़ेंगे। सम्राट चौधरी नए नवेले बिहार के मुख्यमंत्री बने, अपनी ताकत के एहसास के साथ जीते हैं और लगातार इसका एहसास हर किसी को कराते हैं कि वो जो मन चाहे सो कर सकते हैं, मुख्यमंत्री वो हैं और न्याय तो कानून व्यवस्था के तहत ही होता है। लेकिन वहां कानून व्यवस्था भी छात्रों को लेकर रुक गई। एक झटके में बिहार सरकार को जारी करना पड़ा, ठीक है, हम किसी भी छात्र के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं करेंगे और जो FIR दर्ज है उसको हम खत्म कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपनी पहचान, अपनी राजनीति के आसरे ताकतवर मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली को बार बार यह अंदेशा होने लगता है, पता नहीं आज नहीं तो कल उनकी ताकत, उनके गवर्नेंस के तौर तरीके कुछ ऐसे ना बढ़ जाएं जिससे यह महसूस होने लगे कि उनकी क्षमता इस देश को चलाने वाली भी हो सकती है। यह डर खुद का है, लेकिन उन्हें भी निर्देश दिए गए, छात्रों के खिलाफ कुछ नहीं होगा। और दिल्ली में तो आपको इस दौर में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कभी नजर आई ही नहीं होंगी। पूरा का पूरा महकमा सुरक्षा का गृह मंत्रालय के अधीन है, तो फिर खुद ही तय करना है। लेकिन इसकी जरूरत पड़ क्यों गई, हर राज्य को निर्देश क्यों देने पड़ गए। और जो पहचान मोदी सरकार में गृहमंत्री अमित शाह की एक ऐसे शख्स के तौर पर हुई जिसको कोई डिगा नहीं सकता है, उस शख्स ने पार्लियामेंट में जवाब देने से भी इनकार कर दिया, लेकिन राज्यों को निर्देश दे दिए और दिल्ली में भी खुले तौर पर कह दिया सारे FIR वापस हो जाएंगे। ये डर, ये खौफ किस बात का है, जबकि चुनाव में आप जीत सकते हैं, आपको कोई हरा ही नहीं सकता है। यानी 2 नैरेटिव एक साथ इस वक्त गृहमंत्री अमित शाह के साथ चल रहे हैं। अमित शाह पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर, NDA के भीतर और राजनीतिक तौर पर विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी के सामने इस वक्त जिस अंदाज में खड़े रहते हैं उसमें हर कोई डरता घबराता इसलिए है कि किसी को पता नहीं उसकी चौखट पर कल ED आए, CBI आए, कौन सा केस कैसे किस पर लगता चला जाए। लेकिन जिसके पास कुछ भी गंवाने के लिए नहीं है,
जो इस देश का जंजी है, जिसने प्रधानमंत्री मोदी की छवि को इतना डेंट कर दिया कि उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की छवि कैसे दोबारा से गढ़ी जाए, इसको लेकर चिंतन मनन भी शुरू हो गया। लेकिन अगला सवाल यह भी था कि दरअसल उस छवि के पीछे अमित शाह की छवि भी चलती है। अमित शाह की अपनी छवि कोई अकेले में नहीं उभर सकती है और प्रधानमंत्री मोदी की कोई छवि अपने तौर पर बिना अमित शाह के उभर नहीं सकती है। और इन दोनों के बीच क्या जेनजी खड़ा हो गया, छात्र खड़े हो गए और यह सवाल बड़ा हो गया कि आप इस देश भर में चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन अगर इस देश भर में अलग अलग राज्यों में छात्र खड़े होते चले गए तो फिर आप क्या करेंगे? और जिस अंदाज में वो खड़े होते हैं, वाकई उनके पास जब फॉर्म भरने के पैसे नहीं होते हैं, एजुकेशन करने के लिए लोन लेना पड़ता है, उस परिवार से निकलकर उसके भीतर की ऊर्जा, उस ऊर्जा को थाम पाना किसी भी सत्ता सरकार के लिए मुश्किल होता है। और इसको बाखूबी इस देश ने कई मौकों पर देखा है। वो कई मौके आपके जहन में हो सकता है इमरजेंसी का दौर ही क्यों ना हो सकता है वो मंडल कमंडल के दौर में युवाओं के संघर्ष कैसे रहे यह भी याद कर सकते हैं। वो दौर हो सकता है आपको अरविंद केजरीवाल या अन्ना हजारे के आंदोलन के वक्त छात्रों की मौजूदगी, जो करप्शन के खिलाफ जन लोकपाल के नारे लगा रहे थे, उस वक्त भी महसूस कर सकते हैं। और यह महसूस तो आप जंतर मंतर के दिन भी कर सकते थे, जब 20 तारीख को लाठियां खाने के बाद भी जिस अंदाज में छात्र खड़े हो गए और उसके बाद वो डिगने को तैयार नहीं कि क्या सुबह क्या रात, सरकार की पूरी चूलें हिलने लगी और एक झटके में सरकार को समझ में आ गया जो नैरेटिव बनाया गया है और नैरेटिव के आश्रय जो पिलर्स इस सरकार को टिकाए हुए हैं, वो अगर एक भी पिलर डगमगाया तो एक झटके में चीजें गायब हो जाएंगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पिलर फोर्थ स्टेट का है, मीडिया का है। मीडिया की पिटाई या मीडिया को घेराबंदी या खुले तौर पर मीडिया के खिलाफ बोलने की परिस्थितियां जो जंतर मंतर पर खड़ी हुई, उसमें पहली बार मीडिया संस्थानों से निकलकर बात सरकार की उस पॉलिसी जमीन नैरेटिव तक पहुंच गई जहां मैसेज बहुत साफ था, अगर हम पे आंच आएगी तो हम अब सवाल खड़ा करना शुरू कर सकते हैं। एक झटके में तमाम एंकर्स, तमाम मीडिया हाउस धीरे धीरे नरम पड़े। उन्हें समझ में आने लगा कि दरअसल ऐसी परिस्थिति जब इस देश की सड़कों पर हो जाने लगेगी तो उसके बाद सरकार भी साथ खड़ी नहीं होगी। और सरकार बाखूबी जानती है इस देश के 3-4 बड़े पिलर में से कोई भी अगर खड़ा हो गया तो यह सरकार ढह जाएगी। मीडिया सवाल करने लगे, नौकरशाही इंस्टीट्यूशन के हिसाब से कार्रवाई करने लगे, जुडिशरी सही मायने में सरकार को सामने खड़े करके कुछ सवालों का जवाब मांगने लग जाए और कार्यपालिका उसके भीतर से उठते हुए सवाल खुद उसकी पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन के भीतर से कहीं खड़े ना हो जाए। कैसे ये सब डगमगाने की परिस्थिति में खुद सरकार आकर खड़ी हो गई। एक क्षण के लिए एक तस्वीर दिखलाते हैं आपको, आज ही की तस्वीर है। मंथन होता है, मिलन मंथन होता है बीजेपी या कहें एनडीए का, हर कोई उसमें जाता है और पहली बार उसमें टीएमसी के जो 20 सांसद जो टूटकर एनसीपीआई में जुड़े हैं उनको भी बुलाया गया, आप भी आइए। लेकिन एक अंदाज अमित शाह का देखना चाहिए, जवाब पार्लियामेंट में देना है, नहीं देंगे, लेकिन राज्यों को चेतावनी यानी स्ट्रेटजी इस तरीके से बनाई जाए कि अमित शाह का नैरेटिव बरकरार रहे, प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर आंच आई है, लेकिन उसके पीछे खड़े अमित शाह की जो भी छवि है वो बरकरार रहनी चाहिए। अंदाज देख लीजिए। हर कोई जानता है काम करने का तरीका इस वक्त गृह मंत्रालय का क्या है।
हर कोई जानता है कि इस वक्त सरकार की पूरी छवि को दोबारा से गढ़ने के प्रयास कैसे होंगे। मैसेज दो तरफ से चलेगा। मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिए गए और उसके बाद कोई भी छात्र कहीं भी आंदोलन करते हुए अगर नजर आ जाए तो उसको सहानुभूति के साथ आप सहलाइए फुसलाइए, क्योंकि दिल्ली के पास कोई ऐसा समाधान का रास्ता नहीं है जिसके आश्रय वो छात्रों को नौकरी दे दे, पेपर लीक को रोक डाले या फिर एक ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दे जहां पर छात्र कहें वाह सरकार अब तो पटरी पर आ गई। बिल्कुल नहीं, यह मैसेज जाएगा ही नहीं। इसीलिए तो आज जब पेपर लीक को लेकर बहस पार्लियामेंट में होती है, प्रधानमंत्री नहीं है, गृह मंत्री भी गैर मौजूद हैं, फिर भी चर्चा सत्ता शुरू कर देती है और यह सवाल बड़ा होने लगता है कि कितनी गंभीरता सरकार के भीतर है। गंभीरता नहीं है, यह नैरेटिव बनाने का सवाल है। हमारी गैर मौजूदगी में पूरी पार्लियामेंट को खड़ा होना होगा। यह तो अच्छा है कि आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी नहीं आए। उनका मैसेज है जब तक प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी नहीं होगी वह भी पार्लियामेंट में नहीं आएंगे। यानी कल सबकी मौजूदगी होगी, कल राहुल गांधी को बोलना है और यह माना जा रहा है कि एक सहमति बनी कि अमित शाह पार्लियामेंट में अलग से जवाब नहीं दें, लेकिन इस बिल को लेकर वो जवाब जरूर दें, यानी वो जवाब देंगे। लेकिन अब उसके बाद की बात है। दरअसल जो डर जेनजी को लेकर है उसमें दोनों नैरेटिव को अगर एक साथ बनाना है कि प्रधानमंत्री की छवि भी बरकरार रहे, गृह मंत्री का नैरेटिव भी ना टूटे और इस देश में चुनाव जीत सकते हैं, यह मैसेज तो बरकरार रहे, लेकिन उसके बावजूद भी छात्र कहीं पर भी आंदोलन के लिए ना उतरे और वो अगर सामूहिकता के साथ उतर गया तो मुश्किल होगी। इसीलिए उसका एक दूसरा उपाय भी निकाला गया। जब कल पार्लियामेंट के भीतर धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे तो पूरी भीड़ की भीड़ उनको स्वागत करने के लिए लग गई। और देखिए, विपक्ष के नेता के तौर पर किसी भी नेता का नाम ले लीजिए, सब कहने लगे ये क्या मतलब है, जिस शख्स के आश्रय पेपर लीक हुआ, जिस शख्स को इसीलिए हटाया गया, 22-23 छात्रों ने खुदकुशी कर ली, उसके लिए स्वागत किया जा रहा है। जी, बात रुक जानी चाहिए थी, लेकिन हमने कहा यह लड़ाई बड़ी हो गई है। इस नैरेटिव को और पार्टी के भीतर भी बड़ा करना, यानी पार्टी के भीतर जो एक हल्की सी लकीर दिखाई दे रही थी कि अब मोदी शाह के हाथ से नकेल निकलेगी तो उसको कैसे थामा जाए, उसके 3 उपाय होते हैं। पहला उपाय है कि मंत्रिमंडल विस्तार किया जाए। दूसरा उपाय है कि मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए जेनजी यानी युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जगह दे दी जाए। और तीसरा उपाय है कि जिस वजह से हमारी साख खत्म हुई है उसको दोबारा से स्थापित कर दिया जाए। तो फिर धर्मेंद्र प्रधान से बेहतरीन प्यादा और कौन हो सकता है। कल तो आपने पार्लियामेंट का नजारा देखा था, आज हम आपको एक और नजारा दिखाते हैं। भुवनेश्वर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। शायद भुवनेश्वर पहुंचने पर इससे ज्यादा बड़ा स्वागत किसी भी नेता का कभी नहीं हुआ होगा। जो धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत, हाथों में फोटो के साथ प्लेकार्ड है, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और पूरी भीड़ भरी पड़ी है। जो हवाई अड्डा है, जैसे ही वो उतरते हैं वहां पर सबकी मौजूदगी है। यानी ये नजारा है कि पार्टी के भीतर कोई भी धर्मेंद्र प्रधान के जरिए अमित शाह को कमजोर ना समझ ले। धर्मेंद्र प्रधान के जरिए जेनजी या फिर विपक्ष ये ना जानने लग जाए कि दरअसल उसने एक मंत्री को हटा दिया है। मंत्री को हटाकर उसका कद कैसे बढ़ाया जाता है उसका एक नज़ारा आपको जरूर देखना चाहिए, जो भुवनेश्वर में हवाई अड्डे के बाहर स्वागत के लिए जमा भीड़ का नज़ारा है। जमा आसवेन भाई एते भिड़ रे आ